हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11th के लिए। तो देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स पर पहले डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए ये जो बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, अब डिस्टेंस फार्मूला का बेटा बहुत रोल है। कभी भी किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आप फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने क्लास 10th में स्टडी किया हुआ है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए कि किसी प्लेन में दो पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है ना। ये एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है ए टू बी। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। और आपको क्या करना है कि ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी if the coordinates of A are x1, y1 and coordinates of B are x2 and y2. So the formula to find out the distance between A and B is a root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। इसको हमने डी मान लिया, डी फॉर डिस्टेंस। तो बेटा ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और जैसा कि आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके होंगे इसका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास 7, -1 एंड 5, 3। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो बेटा इसको x1 y1, देखो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, जैसे कि कोऑर्डिनेट पहले लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये x1 y1 मानेंगे, ये x2 y2 हो गया। और ये मान लो कि ये मेरे पास a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। तो आपको ए बी जो डिस्टेंस होगा इसको हम ए बी मान सकते हैं, ए बी जो डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 5 है, x1 7 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 3 है, माइनस फिर y1 आएगा, y1 कितना -1, तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 7 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू 20। और रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2√5। तो बेटा ये जो है आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो ए बी का डिस्टेंस आपको कभी भी फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच का, तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पॉलीगन। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पॉलीगन। ठीक है ना। कोई भी पॉलीगन है या कोई भी ट्राइंगल है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो बेटा इसमें कई सारे मेथड यूज होते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। एक बेसिक मेथड जैसे कि आपने पढ़ा है, और वो बेसिक मेथड क्या है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वो बेसिक है, जब बेस दे रखा होता है, ठीक है ना, और हाइट गिवन होती है तो ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हीरोन्स फार्मूला, जैसे 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ अगर गिवन है तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी, ए का, बी के, सी के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो आप जो है ना एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो आपने 10th में स्टडी किया है,
ठीक है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये जो है ना, और एक मेथड होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड, तो वही है कि उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसी फॉर्मूले को। तो बेटा देखो, हम एक डिटर्मिनेंट बताते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे हम एरिया निकालेंगे और डिटर्मिनेंट का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है ना वो 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो देखिए बेटा कि डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है ना, दो वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है ना, और नंबर किस फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर टाइप में। ठीक है ना, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, ऐसे लिखे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास ABCD है, ABCD देखो 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं ABCD, तो इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्यों बोलते हैं, देखो इसमें दो तो रो हैं, देखो एक रो हो गई R1 ये रो हो गई, R2 ये रो हो गई R2, और ये कॉलम हो गया, ये C1 कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम हो गया। तो देखो दो रो हैं इसमें और दो कॉलम है, तो ये स्क्वायर हो गया ना 2/2 का ऑर्डर हो गया इसका 2/2 का। ठीक है ना, 2/2 ऑर्डर हो गया इस डिटर्मिनेंट का। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर 2/2 3/3 होगा या 4/4 होगा तभी वो डिटर्मिनेंट बनेगा, अदरवाइज वो डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया कि 2 3 1 4 1 6 4 5 0, तो क्या ये डिटर्मिनेंट है? नहीं है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखो इसमें 1 2 दो रो हो गई और 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक है, 2/3 का तो डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा, क्योंकि या तो 2/2 का होना चाहिए या 1/1 का होना चाहिए या 3/3 का होना चाहिए, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट वही बनेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है 10th में, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। देखो D का A से करेंगे तो ये हो जाएगा AD, और फिर माइनस, ऐसे माइनस आएगा बीच में और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है ना, तो BC हो जाएगा। पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, तो ये हो जाएगा BC। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। अगर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आपको कभी वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 - 3 4 5। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है ना, माइनस, और फिर इसका इसके साथ करेंगे 4 × -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 इक्वल टू, और ये 22 इसका आंसर आ जाएगा। ये मोड नहीं है, ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट है बेटा। मोड क्या करता है, मोड तो हमेशा पॉजिटिव करता है। ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका है 2/2 ऑर्डर का, लेकिन 2/2 का तो आएगा नहीं, कभी कभी आ जाता है, लेकिन 3/3 का मोस्टली यूज करते हैं हम ट्राइंगल का जब एरिया फाइंड करते हैं। तो देखो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का यूज होगा उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो क्या होता है, उसमें क्या होता है 3 रो होती हैं और 3 कॉलम होते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये आ गया ABCDEFGHI, ऐसे डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये स्क्वायर ही होता है। डिटर्मिनेंट वैसे तो बनता नहीं है रेक्टेंगल डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा कि इसकी रो कुछ है नंबर ऑफ कॉलम कुछ है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए तभी वो डिटर्मिनेंट होगा, अदरवाइज वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। तो ये बेटा 3/3 का डिटर्मिनेंट हो गया। देखो 1 पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज हो गई, इसमें कॉलम कितने हो गए 1 2 3, तो 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को हम कहेंगे, ठीक है ना, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलेंगे इसको। और जब बेटा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इसको बोल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपने देख ली कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और ऐसे ही 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रो वाइज चलते हैं हम।
मोस्टली हम रो वाइज चल देते हैं या फिर ऐसे कॉलम वाइज चल देते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट लेने हैं, चाहे तो इसके ले लो चाहे इसके ले लो। ठीक है ना, वैसे तो हम किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखो पहली रो के अलोंग चल सकते हैं, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग, या फर्स्ट कॉलम के अलोंग, या सेकंड कॉलम के अलोंग, या थर्ड कॉलम के अलोंग। हमारे पास 6 तरीके हैं इसकी वैल्यू निकालने के। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम या तो फर्स्ट रो के अलोंग चल देते हैं या फिर फर्स्ट कॉलम के अलोंग चल देते हैं। तो हम इतना दिमाग नहीं लगाते कि मतलब हम ऐसे निकालें ऐसे निकालें, आंसर सबका वही आता है, लेकिन हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के ही अलोंग चलते हैं। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट रो के अलोंग चलना है, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कितना है बेटा, ए। तो ए को लिखेंगे, ए को लिखेंगे तो देखो इसके सामने का इसको ये हटा देंगे और ये हटा देंगे। मान लो कि इनको छोड़ना है आपको, तो अब आपके पास 4 एलिमेंट बचते हैं ये वाले। ठीक है, ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो 4 एलिमेंट बचते हैं तो ऐसे लिख लेंगे ई एफ एच आई, ई एफ एच आई। ये डिटर्मिनेंट बन गई 4 की, क्योंकि ये तो हमने हटा रखे हैं। ठीक है ना, तो इनको हमने इनके हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गई 2 ऑर्डर की। अब देखो ये इसका काम खत्म हो गया पहले एलिमेंट का। अब क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट आ रहा है, अगला एलिमेंट क्या है, प्लस। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, ऐसे चलते हैं। अगर ऐसे आते तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलते हैं। ठीक है बेटा, माइनस भी आ गया। अब माइनस भी आ गया तो बेटा इसके ये वाली रो किस रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का है, सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम भी छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट रो भी छोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कि हमने ये छोड़ दिए। ठीक है ना, बी किस में आ रहा है, बी फर्स्ट रो में आ रहा है, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो। और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को भी छोड़ दो। तो अब हमारे पास क्या क्या बचता है, देखो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो ये भी डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, डी एफ जी आई। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, अब अगला एलिमेंट आता है, अब सी आ गया, तो प्लस का सी लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो अब इसके साथ डिटर्मिनेंट कौन सी आएगी, देखो सी को लेंगे हम। अगर हम इस एलिमेंट को लेंगे तो ये पहली रो तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहली रो का एलिमेंट है ये, और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो तीसरे कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो अब तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये बचते हैं डी ई जी एच और डी ई जी एच। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दो। 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट आ गई हमारे पास 3। कैसे, देखो ए, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई आई माइनस एफ एच माइनस बी, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी आई, ठीक है, माइनस जी एफ, और फिर प्लस सी, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डी एच माइनस जी। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जितने भी डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, आपको ऐसे ही वैल्यू निकालनी है। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 1 3 -1 3 1, ठीक है ना, 0 1 5। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट कितना है 2, ठीक है ना। अब 2 है तो मैंने क्या करना है कि इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 4 एलिमेंट बचते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसकी डिटर्मिनेंट नहीं बना रहा, मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 और -1 1 जा 1। तो ये आ गया, इसका काम खत्म। अब देखो अगला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 को मैं -1 लूँगा। जैसा कि पता है आपको, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो -1। अब -1 के लिए जब ये मैंने 1 ले लिया तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ठीक है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। तो ये 2 बचे, 2 ये एलिमेंट, 2 ये एलिमेंट। तो इसकी डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 -1 -5 और 0 का 1 में करेंगे तो 0, ठीक है। अब अगला एलिमेंट कितना आता है, 3 आता है। तो बेटा इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 4 एलिमेंट बचते हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 का -1 में -1, और फिर इसका इसमें करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा 2 × 15 -1 कितना 14, और -1 -5 का मल्टीप्लाई -5 ही रहेगा ये, ठीक है ना, +3 × -1। सॉल्व करेंगे, 14 × 2 = 28 +5 हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका 30। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 30 आ गई बेटा। तो इस तरीके से आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं और वो आपको सिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC,
और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 और इस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। तो बेटा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने हैं तो देखो कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, और एक जो 10th वाला फॉर्मूला है आपके पास वही चलेगा। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ, देखो x1, ठीक है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है बेटा। ये जो है ना मोड के अंदर रहेगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम मोड का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसी को, इस जो फॉर्मूला हमारे पास ये आया हुआ है, इसको बेटा हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अब मुझे डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो अब डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे करेंगे? तो देखो इसका एरिया जो निकलेगा वो डिटरमिनेंट फॉर्म से भी निकल के आ जाएगा कि देखो 1/2 तो हमारे पास 1/2 है ही है। अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ABC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है? x1 y1, तो यहाँ लिखिए x1 y1 और यहाँ लिख दो तीसरा 1, ठीक है ना, x1 y1 1। अगला क्या है पॉइंट? x2 y2, तो ये x2 y2 फिर यहाँ 1, x3 y3 और फिर ये 1। अब इस डिटरमिनेंट को कर दो बंद। अब बस इसका आंसर निकाल लो डिटरमिनेंट का, ठीक है ना, और ये 1/2 आपका है, ये इसका आंसर आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अच्छा एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक हो गया डिटरमिनेंट मेथड। और डिटरमिनेंट मेथड है ये बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, जो इससे आएगा वही आंसर इस फॉर्मूले से आएगा आपका, ठीक है ना। अब एक आता है हमारे पास स्टेयर्स मेथड, ठीक है ना। अब स्टेयर्स मेथड क्या होता है? स्टेयर्स मेथड बेटा, स्टेयर्स मेथड हमारे लिए काम करता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए पॉलीगन? सारे के सारे ट्रायंगल, ठीक है ना, जो पॉलीगन्स हैं हमारे पास वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होनी चाहिए। अगर वो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है तो हम ये स्टेयर्स मेथड, ठीक है ना, ये यूज नहीं कर सकते, सारे कॉन्वेक्स होने चाहिए। अब कॉन्वेक्स क्या होता है? देखो एक तो होता है पॉलीगन कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक होते हैं कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है ना। ये दो टाइप के पॉलीगन होते हैं। तो बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, कॉनकेव के लिए नहीं है, ये कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स ही आता है मोस्टली, कॉनकेव तो पूछता ही नहीं है, कभी भी नहीं पूछता। कभी कभी ऐसा केस बन जाता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो कॉन्वेक्स के है या कॉनकेव के। क्या होता है देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलीगन है ये, ठीक है ना, तो अब मैं इसमें डायगोनल ड्रॉ करूँगा। डायगोनल कैसे? इसको मैं इससे मिलाने पर तो डायगोनल नहीं मिलेगा। तो डायगोनल का मतलब ये है कि अगर मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया तो एक डायगोनल मिला, इस पॉइंट को इससे मिला दिया एक डायगोनल मिल गया। तो कहने का मतलब जो डायगोनल जा रहा है वो इस जो पॉलीगन है उस पॉलीगन के बिल्कुल अंदर लाई करना चाहिए। जो डायगोनल है, देखो ये डायगोनल जा रहा है तो वो पॉलीगन के बिल्कुल अंदर से जा रहा है, अंदर ही है, ठीक है ना। ये डायगोनल जा रहा है, ये भी अंदर है। अगर यहाँ से मैं इसको मिला दूँ ये भी अंदर डायगोनल हो गया, इसको इससे मिला दूँ ये भी अंदर ही हो गया, ठीक है ना बेटा। इसको इससे मिला दूँ ये भी, तो सारे जो डायगोनल बन रहे हैं हमारे पास वो क्या हैं? वो सारे के सारे अंदर ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई जो डायगोनल होता है वो बाहर निकल जाता है पॉलीगन से, तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऐसे डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है बेटा, ठीक है ना, ऐसे बना दिया, तो ये भी तो एक पॉलीगन ही है, ठीक है बेटा, ये भी एक पॉलीगन हो गया। तो अब ये पॉलीगन हो गया तो देखो यहाँ से इसको मैं मिला दूँ तो डायगोनल जो है ना अंदर लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं इससे मिला दूँ तब भी डायगोनल अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको इससे मिला रहा हूँ तो डायगोनल बाहर निकल गया, देखो ये बाहर निकला ये वाला पोर्शन। इसको इससे मिला दूँ तो ये टोटली बिल्कुल बाहर है, इसको इससे मिला दूँ तब टोटली बिल्कुल डायगोनल बिल्कुल बाहर है। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन कभी आनी नहीं चाहिए जिससे कि डायगोनल बाहर लाई कर रहा है, आउटसाइड में लाई नहीं करना चाहिए।
अगर आउटसाइड में लाई कर रहा है तो कॉनकेव पॉलीगन माना जाएगा। अगर सारे डायगोनल अंदर ही लाई कर रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब स्टेयर्स मेथड क्या होता है कि स्टेयर्स मेथड में आपको क्या करना है 1/2, अब ये 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है इसमें 1 1 1 लिया था हमने, वो 1 1 लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट ले लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब जो पहला पॉइंट है उसको एक बार फिर रिपीट करना है। जो पहला पॉइंट क्या था x1 y1, इसको और लेना है, मतलब रिपीटिशन पहला ही होगा, बस उतना ही छोड़ देना है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये 1/2 और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, इनका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा x1 y2 फिर प्लस x2 y3 ये प्लस, फिर x3 y1 फिर अब जो ना ऐसे मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो हो गए सारे प्लस। अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको माइनस करेंगे, तो ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, तो इनको माइनस करना है। तो देखो x2 y1 माइनस हो जाएगा, x2 y1, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे x3 y2 माइनस हो जाएगा, x3 y2 ये माइनस हो गया, फिर x1 y3 ये माइनस हो जाएगा, x1 y3, बस इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। ये जो है ना एरिया निकल गया ट्रायंगल का। तो कोई भी आप फॉर्मूला यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो एरिया तो ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ तो एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तो बेटा कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। मान लो कि मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, अब ये 3 पॉइंट्स हैं तो इनसे इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, तो देखो क्या बना, मेरे पास एक लाइन बनी, ट्रायंगल तो बना ही नहीं। अगर ये एक पॉइंट जरा सा भी साइड में होता कहीं भी, जैसे मान लो इसी लाइन में ना होकर के कहीं भी तीसरी जगह उस लाइन से हट के होता तो ट्रायंगल बन जाता। देखो कैसे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, बन गया ट्रायंगल। तो अगर कोई पॉइंट जो ना तीसरा, जो दूसरा 2 पॉइंट तो ये हो ही गए, एक लाइन में तो माने जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर उसी लाइन में नहीं है, कहीं दूसरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो ट्रायंगल बन जाएगा। अगर एक ही लाइन में मिल गए, तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में आपको मिल जाते हैं तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, कॉलिनियर पॉइंट्स। अब कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। अब जो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो फिर इसका मतलब एरिया क्या होगा, एरिया तो 0 होगा। तो बेटा ये कंडीशन होती है हमारे पास कि इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो कंडीशन कॉलिनियर की क्या बन गई आपके पास कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो एरिया को क्या कर देंगे, 0, ठीक है ना। एरिया को 0 कर देंगे तो हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी कि ये देखो इसको 0 कर देंगे, तो ये हटा दो यहाँ से, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ABC क्या है, कॉलिनियर है। अगर ये वाली वैल्यू 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ABC पॉइंट्स जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। तो कॉलिनियर की कंडीशन क्या होगी, ये भी वैल्यू 0 होगी और ये भी वैल्यू 0 होगी। 1/2 मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि 1/2 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, ये भी 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया 0 होगा तो ये भी 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप देखिए ये कॉलिनियरिटी में कॉलिनियरिटी की कंडीशन आपने समझ ली कि कॉलिनियर पॉइंट्स जब होते हैं तो एरिया क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए कि पॉलीगन, अब पॉलीगन के लिए पॉलीगन का एरिया निकालना, मान लो कि एक हमारे पास ये कोई पॉलीगन है, अब कितनी भी साइड हो सकती हैं बेटा, कितनी भी साइड हो सकती हैं। मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, D E F G, ठीक है ना। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं A B C D E F G। अब इसका आपको निकालना है एरिया,
इसके पॉइंट हो गए x1 y1, ठीक है, इसके x2 y2, इसके x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, x7 और y7, ठीक है। दीज आर 7 पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस A B C D E F G। ये A B C D E F G these are the vertices of this polygon and x1 y1 x2 y2 up to x7 y7 these are the coordinates of these vertices, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स के वर्टिसेस हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। आपको मैंने स्टेयर्स मेथड यूज़ करने बता दिया है, 1/2 और एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिए और ये सारे पॉइंट्स को लिख दीजिए, ठीक है ना। ऑर्डर में लिखना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कभी ये लिख दिया, कभी ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, ऐसे नहीं करना, ऑर्डर में ही लिखना है। तो देखो A के पॉइंट क्या है, x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, x7 y7, और मैंने क्या बताया था कि पहला पॉइंट तो रिपीट होगा, वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो x1 y1, बस ये वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, वही लगाना है आपको। और इसमें कोई ऐसा केस नहीं है कि ये कुछ अलग टाइप से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है ना। ये सारे तो ऐड कर दो, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये तो सारे ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ऐसे करके माइनस हो जाएंगे, बस हो गया एरिया। इसका एरिया आपको आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम स्टेयर्स मेथड, ठीक है बेटा। कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए तो आप स्टेयर्स मेथड यूज़ करो और उसका एरिया निकाल लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन लेते हैं और उसका एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन है बेटा, एरिया निकालना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD 1 1 7 -3। देखो कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है ना। 1 1, ये 1 1 पॉइंट है, 7 -3 12 2, 7 -3 12 2, और ये है हमारे पास 7 और 21, 7 21। दीज आर 4 वर्टिसेस, ठीक है ना, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल and you have to find the area of this quadrilateral by using stairs method। अब देखो स्टेयर्स मेथड यूज कर लो, या फिर बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। अब डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तरीका तो वो भी ठीक है, लेकिन ये एक ही बार में सारा एरिया बता देगा आपको। तो कैसे करेंगे बेटा, 1/2। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, 1 1। देखो शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से शुरुआत कर दो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, फिर इसको लिखो, ये तो रिपीट होगा। जिससे शुरू करना है वो रिपीट होगा, ठीक है ना। आप इससे शुरू कर दो, दिस 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 और फिर दिस, ठीक है ना, ऐसे कर दो। लेकिन आने चाहिए ऑर्डर में ही, चाहे तो आप ऐसे ऑर्डर में कर लो, चाहे ऐसे ऑर्डर में लिख लो, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने 1 1 लिख लिया यहाँ पे, 1 1 7 -3 12 2 7 21 और फिर एक बार 1 1 फिर लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2। देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया, -3, फिर प्लस 14, 7 2 14, फिर इसका इधर करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 12 1 12, 12 2 24 और 1 25 और फिर प्लस 7 1 7। तो ये तो देखो प्लस हो गए। अब माइनस करना है, तो 7 1 7 माइनस का, ठीक है ना, ये माइनस कर दिया। अब 12 3 माइनस का, ये जो है माइनस करना है, तो ये माइनस का तो ऑलरेडी आ रहा है, 12 3 36 हो गया माइनस का, लेकिन माइनस तो यहाँ भी आ रहा है, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 36, ठीक है। 7 2 14 माइनस, ठीक है ना, और 121 माइनस का 21, बस ये हो गया आपका। तो इसको सॉल्व कर देंगे 1/2, ठीक है। प्लस प्लस का ऐड कर लो, देखो 6 और 7 कितना हो गया, 13,
13 और 2 15, 15 और 4 19, कैरी 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10 की 0, कैरी 1, 1 और 2 3, ये हो गया। अब माइनस के ऐड कर लो, तो माइनस का कितना हो गया बेटा 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15 का 5, ठीक है ना, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 का ये हो गया आपका 4 ही हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो देखो 309 में से 45 माइनस करना है 4 और 3 और ये हो जाएगा 264, 264, ठीक है ना, 264 हो जाएगा। तो 264 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे 132, तो ये इसका एरिया आ जाएगा 132 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा ये बहुत ही ऐसा फॉर्मूला है स्टेयर्स मेथड जो आप किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल और पॉलीगन आपने समझ लिया होगा, ठीक है बेटा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है बेटा। सेक्शन फॉर्मूला देखिए, सेक्शन फॉर्मूला में क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला भी आपने 10th का टॉपिक है, ठीक है। अभी तो ये जो ना थोड़ा सा 10th का बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की तरफ। अभी तो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर में मैं ये बेसिक करवा रहा हूँ आपको, लेकिन स्ट्रेट लाइन की शुरुआत होगी जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है बेटा। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं दो तरीके से, एक तो होता है बेटा इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन होता है, और एक होता है बेटा एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों में पहले फ़र्क समझिए कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। तो बेटा देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 मैंने मान लिए हैं, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मैंने लेट कर लिए कि इसके कोऑर्डिनेट a है, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x2 y2। अब एक पॉइंट C है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट पर कहीं भी लाई करता है, ठीक है ना, कहीं भी लाई कर रहा है। मान लो कि C यहाँ पर लाई कर रहा है, ये C है, मतलब इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर C पॉइंट है, और वो जो रेशियो है A का C के साथ, मान लो वो M रेशियो और C का B के साथ N रेशियो, M/N में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। मतलब C कहीं भी हो सकता है, A और B के बीच में कहीं भी हो सकता है, और उसका जो रेशियो है A और B के साथ वो क्या है M/N, ठीक है ना। तो M/N जब रेशियो है तो बेटा ये C के जो कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास M/x2। देखो इस रेशियो का मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे, इसके जो पॉइंट है इसका एब्सिस है, x2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो ये हो जाएगा mx2, ठीक है ना, और इसका इधर करेंगे प्लस nx1 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, ध्यान रखना, ठीक है ना। m/x2 प्लस n/x1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है बेटा। तो ये आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। अगर C पॉइंट्स A और B लाइन सेगमेंट पर कहीं भी A और B के बीच में है, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो बीच में लाई कर रहा है तो उसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। तो इसका C के जो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है ये आपका आ जाएगा। अब दूसरा है बेटा एक्सटर्नल डिवीजन। ये तो हो गया हमारे पास इंटरनल डिवीजन और ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा
कि मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट वही x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। तो अब ये जो C पॉइंट है वो A और B के बीच में था कहीं भी यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन है तो C पॉइंट जो है ना वो A और B के बीच में कहीं लाई नहीं करेगा, वो बाहर होगा, A से या तो पहले होगा या B के आगे होगा। मतलब C पॉइंट जो है ना वो A और B के बीच में कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। उसको क्या है कि ये जो C पॉइंट है, मान लो कि इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये यहाँ होगा। मान लो कि C पॉइंट मेरे पास यहाँ है, इसी लाइन पे है तो इसी लाइन पर, लेकिन वो आगे है, A और B के बीच में नहीं है। तो अगर वो A और B के बीच में नहीं है तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। या फिर वो इधर भी हो सकता है C, मान लो कि यहाँ भी हो सकता है C, ये मेरे पास C हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब देखो आपको ध्यान देना है कि A का C के साथ जो रेशियो था वो था M और B का C के साथ N था, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि C पॉइंट हमारे पास उधर है, ठीक है ना। तो A का C के साथ जो रेशियो है वो M होगा, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास अगर M है, ठीक है, M के रेशियो में है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है B के C के वो N है। रेशियो उसी हिसाब से लेना है आपको। देखो A का C के साथ M है, AC M है, तो देखो AC हमारे पास M होना चाहिए, ये M माना जाएगा आपका। और B का C के साथ क्या था, हमारे पास N था, तो B का C के साथ हमारे पास N माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर पॉइंट इधर होता हमारे पास C, तो A का C के साथ ये M होता और B का C के साथ वो N होता फिर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका जो फॉर्मूला है, अगर आपको C पॉइंट निकालना है तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला, लेकिन हमारे पास ये प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल डिवीजन है और ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये एक्सटर्नल और इंटरनल की कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। C अगर बीच में कहीं भी इस लाइन सेगमेंट पर लाई करता है तो इंटरनल डिवीजन होता है, अगर C आउटसाइड होता है AB के तो वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अगर C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और इंटरनल के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, अब यहीं से हमारे पास आता है कि इफ़ m इक्वल टू n, देखो इंटरनल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इफ़ m इक्वल टू n, अगर m और n दोनों इक्वल हो जाएं, अगर केस बन जाए, अगर कोई केस ऐसा भी बनता है कि इफ़ m इक्वल टू n हो जाए, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, m और n दोनों इक्वल हो जाएं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो C पॉइंट फिर कहाँ होगा, C तो बिल्कुल मिड में हो जाएगा। अगर m की वैल्यू n के इक्वल हो जाए तो C तो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस कंडीशन से जो C मिड पॉइंट, देन C विल बी ए मिड पॉइंट, a midpoint of A and B। अगर m इक्वल टू n हो जाए तो C क्या होगा, C तो एक मिड पॉइंट होगा A और B का। तो अब कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, तो देखो मिड पॉइंट जब आपको फाइंड करना है तो इस कंडीशन में C कैसे निकलेगा, m की जगह पे n लगा दो, ठीक है ना। m इक्वल टू n, चाहे तो n की जगह पे m यूज़ कर सकते हैं, चाहे m की जगह पे n यूज़ कर सकते हैं। तो देखो mx2 ये मेरे पास है, ये प्लस n की जगह पे भी m लगा दूँ, mx1 अपॉन m प्लस m ही हो जाएगा, m प्लस m, क्योंकि जहाँ जहाँ n है वहाँ भी m लगा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व और कर देंगे तो यहाँ से m कॉमन आ गया ऊपर से, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन ये m और m 2m हो जाएगा, यहाँ से m कॉमन आ गया, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2m, और m से m कट जाएगा, m से ये m कट जाएगा। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास तो वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट्स हैविंग द वर्टिसेस x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है बेटा।
जब भी आपको कभी भी मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला चाहिए और मिड पॉइंट निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। दोनों एब्सिसा को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों ऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका पॉइंट बनेगा वो मिड पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो ये देखो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस हुआ, और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपने देखा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास ये दो है ना, 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट्स है 1,-3 और ये पॉइंट है हमारे पास 7,10, ठीक है ना, 7,11, ठीक है ना। ये पॉइंट मेरे पास P है, ये Q है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पॉइंट है R, ठीक है ना, और R पॉइंट क्या है कि R पॉइंट ने इस PQ को डिवाइड किया। क्वेश्चन ले लेते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेटा। तो देखिए R पॉइंट है और R पॉइंट ने PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया 2:1 में। मान लो कि ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट है, ठीक है ना। तो अब इंटरनल डिवीजन हो रहा है यहाँ, तो बेटा R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू आपको फॉर्मूला बताया था m इंटू x2, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो गया, कोमा ऐसे ही 2 इंटू 11 22, 1 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो पॉइंट क्या हो गया आर के बेटा 14 प्लस 1 कितना 15/3 कितना हो गया 5, 22 - 3 कितना हो गया 19/3। तो इसका मतलब आर के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 5,19/3। तो ये हमने क्या लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके हमने आर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, जबकि आर जो ना PQ को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे ये पूछ लेता कि 2:1 नहीं है, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, मान लो कि ये आर मिड पॉइंट है, तो बताइए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब यहाँ पर मिड पॉइंट पूछ लेता आपसे, तो मिड पॉइंट पूछता तो कंडीशन क्या होती है, आपको बताया था मैंने, दोनों एब्सिसा को ऐड करना है। तो देखो 1 + 7/2 और 11 - 3/2, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 + 1 8/2 मतलब 4, और 11 - 3 8 8/2 मतलब 4। तो इसका मतलब जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके 4,4 इसके कोऑर्डिनेट आपके बन जाएंगे, ठीक है बेटा। ये मिड पॉइंट और ये आपका हो गया, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 6 3 -4,5 इन द रेशियो 3,2 इंटरनली और एक्सटर्नली। तो देखो ये तो मैंने क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल लेके बता भी दिया, ठीक है ना, कि इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली में आपको पॉजिटिव साइन यूज़ करना है और एक्सटर्नली के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बेटा। तो इसके लिए ये जो ना कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए आज, ठीक है। तो ये आप जो ना इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए इन बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप स्ट्रेट लाइन को पकड़ नहीं पाएंगे। उनको स्केच करने के लिए, स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको समझ आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ से मिला होगा, और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इनको स्टडी करते रहिए और वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है ना, और सारे कंसेप्ट को आप क्लियर करके और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू बेटा, ओके।